सारंग गुरु डिजिटल क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राजेश कुमार ओझा, इतिहास विषय। जैसे कि पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यूरोप जो दुनिया के महादेशों में एक महादेश है और उसमें जो सामूहिक पहचान की भावना पैदा हुई और उससे राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई। और उस क्रम में फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, नेपोलियन के युद्धों की चर्चा कर चुके हैं, जिसके द्वारा नेपोलियन ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया और एक हीरो के रूप में जाना गया। लेकिन जैसे जैसे नेपोलियन की महत्वाकांक्षा बढ़ते गई, वह स्वयं को ही सबसे महान समझने लगा और विश्व विजेता बनने के चक्कर में उसके द्वारा उठाए गए कदम उसको क्षति पहुंचाते हैं। और जिस यूरोप में वो हीरो के रूप में पूजा जा रहा था, राष्ट्रवाद के अग्रदूत के रूप में जाना जा रहा था, उसी यूरोप में वो खलनायक के रूप में जाना जाने लगा। कारण था कि अपनी सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए नौजवानों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया और सैन्य अस्त्र शस्त्र और अनेक साजो सामान के लिए वो जनता पर अधिक टैक्स आरोपित कर देता है। और जब जनता इसका विरोध करती है तो वो सेंसरशिप लागू कर देता है। सेंसरशिप यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लेना। अगर हमको कोई बात पसंद नहीं है तो हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। अगर विरोध करेंगे तो नेपोलियन हमको सजा देगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी, आजकल हम लोग देखते हैं ना कि हम किसी भी नेता के बारे में कुछ खुलकर बोल देते हैं, अखबारों में कुछ भी छप जाता है। लेकिन जब सेंसरशिप हो जाएगा, सरकार के द्वारा जब सेंसर कर दिया जाएगा, तो हम अपनी मन की भावनाओं को मन में ही रखेंगे, डर के मारे कहीं बोल नहीं सकते। तो ये तीन कदम, जबरदस्ती सेना में भर्ती, टैक्स बढ़ाना और सेंसरशिप लागू करना, इसके कारण नेपोलियन खलनायक बना। और नेपोलियन के विरोध में यूरोप के लोग एकजुट हुए और नेपोलियन पहले लाइप्जिग के युद्ध में पराजित हुआ, फिर वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ और वाटरलू के युद्ध में पराजय के बाद सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सब चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। और नेपोलियन की मृत्यु के बाद जो वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन आयोजित किया गया ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। जैसे एक छोटा सा मैप है, ये फ्रांस है और फ्रांस के ठीक उत्तर पूर्व के पास स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड से पूरब के तरफ बढ़ते हुए हम ये कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड से पूरब और दक्षिण की तरफ ये वर्तमान इटली है, इटली। और स्विट्जरलैंड और इटली के उत्तर में ऑस्ट्रिया। तो इसी ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसकी चर्चा हम लोग डिटेल्स कल देखे कि वियना सम्मेलन जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने किया था। और वियना सम्मेलन के साथ ही नेपोलियन युग का अंत होता है और मेटरनिक युग की शुरुआत होती है। और इस वियना सम्मेलन के उद्देश्यों की चर्चा भी कल हमने किया था कि वियना सम्मेलन का एकमात्र उद्देश्य था कि फिर से नेपोलियन युद्धों के पहले का जो यूरोप था उसको स्थापित करना। यानी नेपोलियन जब पूरे यूरोप में छा गया था, उसके पहले जैसे यूरोप को बनाना। शक्ति संतुलन जो फ्रांस की ओर आ गया था, क्योंकि नेपोलियन तो फ्रांस का ही था और शक्ति संतुलन फ्रांस की तरफ आ गया था, वह शक्ति संतुलन फिर ऑस्ट्रिया, फिर जर्मनी के 300 राज्यों में से एक सबसे बड़ा राज्य प्रसा और रूस, और आप देखिएगा कि नॉर्थ सी के इधर ब्रिटेन, जिसको इंग्लैंड के रूप में हम जानते हैं। तो शक्ति संतुलन फिर पुरानी अवस्था में ऑस्ट्रिया के पास चला जाए, प्रसा, रूस और इंग्लैंड के पास चला जाए। कहां से? फ्रांस से। तो शक्ति संतुलन नेपोलियन के पहले वाला शक्ति संतुलन यूरोप में स्थापित करने का उद्देश्य था वियना सम्मेलन का। दूसरा उद्देश्य क्या था? दूसरा उद्देश्य कल भी हम लोग चर्चा किए थे
कि दूसरा उद्देश्य उसका था कि राष्ट्रवाद और उदारवाद के जो विचार थे उसको समाप्त करके फिर से प्रतिक्रियावादी, रूढ़िवादी और राजतंत्रवादी शासन व्यवस्था को स्थापित कर। शुरू के क्लास में आप लोग रहते तो आप देखते कि प्रतिक्रियावादी व्यवस्था क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था क्या है, राजतंत्रवादी व्यवस्था क्या है। कहने का मतलब कि जो परंपरा पर आधारित व्यवस्था था, जन्म के आधार पर विशेषाधिकार की जो व्यवस्था थी, राजा का बेटा ही राजा होगा, आपके पास चाहे जितना क्वालिटी हो आप राजा नहीं बन सकते। ये जो पुरातन व्यवस्था थी, रूढ़िवादी व्यवस्था, उसको नेपोलियन ने उखाड़ फेंका था। नेपोलियन कोड 1804 में उसने स्पष्ट इंगित किया था कि जन्म के आधार पर किसी का विशेषाधिकार नहीं रहे। तो उस नेपोलियन के द्वारा स्थापित व्यवस्था को तोड़कर फिर पुरानी व्यवस्था को स्थापित करना, ये वियना सम्मेलन का उद्देश्य था। और तीसरा जो उद्देश्य था कि फ्रांस को, यानी फ्रांस की सीमा को फिर से राजतंत्रवादी शासन व्यवस्था से जकड़ दिया जाए, ताकि फ्रांस में फिर कभी राष्ट्रवाद का उत्थान हो तो उसका असर आसपास के देशों पर न पड़े। क्योंकि फ्रांस के नीचे आप देखिएगा कि स्पेन है, स्पेन के अटलांटिक महासागर के तरफ पुर्तगाल है, ये यूरोपीय देश है सब। यानी राष्ट्रवाद का लस्सी हम कह सकते हैं। जैसे छुआछूत की बीमारी में क्या होता है कि हम छींकते हैं तो हमारे अंदर का जो भी वायरस है, जो भी है, वो दूसरे में जा सकता है। तो फ्रांस में जो कोई घटना घटती थी उसका असर निश्चित है कि उसके पड़ोसी देशों पर, आसपास के देशों पर पड़ता ही पड़ता। आप लोग जब 10th में पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि मेटरनिक हमेशा कहा करता था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। हम अपने घरों में देखते हैं ना, सर्दी जुकाम होता है तो थोड़ा आदमी दूर रहता है कि कहीं हमको भी उससे लस्सी ना लगे, छुआछूत की बीमारी होती है। तो फ्रांस में जो कोई घटना घटता था उसका असर यूरोप महादेश के अन्य देशों पर निश्चित रूप से पड़ता। तो उसी को समाप्त करने के लिए वियना सम्मेलन की स्थापना की गई थी, और वियना सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वो सारे काम किए गए। कल के क्लास में चर्चा हुई थी, जिससे फिर से इटली के उत्तरी इटली को ऑस्ट्रिया के अधीन कर दिया गया, दक्षिणी इटली सिसिली के क्षेत्र को स्पेन के अधीन कर दिया गया, मध्य इटली के क्षेत्र को पोप के अधीन कर दिया गया। बेल्जियम जो फ्रांस के उत्तर पश्चिम में है, उसको फिर से नीदरलैंड के अधीन कर दिया गया। पोलैंड एक देश वर्तमान है जिसकी राजधानी वर्षा है, पोलैंड को रूस, ऑस्ट्रिया और प्रसा में बांट दिया गया। प्रसा को सैक्सनी का क्षेत्र मिला। ये सब चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं। आज हम उसी क्रम में देखते हैं कि वियना सम्मेलन में उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो कदम उठाए गए, उसमें एक कदम यह भी था यूरोपीय कंसर्ट। यूरोपीय कंसर्ट में हम देखेंगे कि वो सारे देश जो नेपोलियन को पराजित करने में एड़ी चोटी लगा दिए थे, वही देश यूरोपीय कंसर्ट में भी शामिल होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से रूस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, और ब्रिटेन, जिसको हम लोग सामान्यतः इंग्लैंड के नाम से जानते हैं, ये चारों देश यूरोपीय कंसर्ट की स्थापना करते हैं। और उस यूरोपीय कंसर्ट में रूस का जो जार था, रूस का जार समझते हैं? जार किसे कहते हैं? जार सिंपली रशियन लैंग्वेज में, जिस तरह हम लोग अपने यहाँ राजा को राजा हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में किंग कहते हैं, उसी तरह रशियन लैंग्वेज, रूसी भाषा में राजा को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। यह हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है कि रूस के राजा को क्या कहा जाता है। तो उस समय जो रूस का जार था अलेक्जेंडर प्रथम, उसने पवित्र संघ स्थापित करने की बात की थी। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, जो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि ड्यूक मेटरनिक,
यह जो था, यह चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ की बात कर रहा था। चतुर्राष्ट्र मैत्री संघ, चतुर्राष्ट्र समझ रहे हैं ना, 4 देश। चतुर मतलब संस्कृत में चतुर्थ होता है ना, तो 4 देश। तो आप देख ही रहे हैं कि 1 2 3 4। 9th में आप लोग वर्ल्ड वार पढ़े हो। वर्ल्ड वार में गुटबंदी हो रही थी, एक तरफ धुरी राष्ट्र और एक तरफ मित्र राष्ट्र, एक तरफ केंद्रीय शक्ति, एक तरफ मित्र राष्ट्र। तो उसी तरह यहां भी गुट बन रहा है और ये चारों देश मिलकर, इनका एकमात्र उद्देश्य था कि यूरोप में राष्ट्रवाद, उदारवाद और प्रगतिवादी विचारों को क्या करना, दबा देना। राष्ट्रवाद, सामान्य रूप से राष्ट्रवाद क्या होता है, सामूहिक एकता की भावना होती है। क्लास में विभिन्न जाति, धर्म, लिंग, आप यहीं देखिए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब बैठे हुए हैं। विभिन्न जाति के हो सकते हैं यहाँ हम लोग, विभिन्न धर्म के हो सकते हैं, लेकिन उसमें सामूहिक एकता की अगर भावना पैदा करनी हो तो हम क्या कहेंगे कि हम सभी क्लास 10th के छात्र हैं। उसी से हमारी पहचान है। उसी तरह हमारे देश में देखिए तो विभिन्न जाति, धर्म, समुदाय के लोग हैं, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न रंग रूप के लोग हैं, लेकिन जब हम इंडियन कहते हैं, जब हम भारतीय शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एकता की भावना आती है। कोई अपने धर्म से पहचान यहाँ नहीं है, किसी जाति से पहचान नहीं है, ना ही किसी भाषा से पहचान है। हम भारतीय हैं, उससे हमारी पहचान है। तो ये है सामूहिक एकता की भावना, जिसको हम लोग इतिहास में या भाषणों में कहते हैं कि हम अनेकता में एकता पर विश्वास करते हैं। तो वो सामूहिक एकता की भावना जो पैदा होती है, उसी से राष्ट्रवाद का विकास होता है। तो और उस राष्ट्रवाद ने क्या किया था, राजतंत्र उखाड़ फेंका था। लेकिन ये चारों देश क्या चाहते थे कि फिर से राजा का बेटा ही राजा हो, मंत्री का बेटा ही मंत्री हो, यानी पुरानी व्यवस्था लागू करना चाहते थे। राष्ट्रवाद ने जो नई व्यवस्था शुरू की थी, उससे वो वहां की जनता को दूर रखना चाह रहे थे। लेकिन एक बार अच्छाई का जो चस्का लग जाता है, जिस तरह बुराई का चस्का लगता है तो छूटता नहीं है, उसी तरह अच्छाई का भी चस्का है। बहुत लोग जिनको चोरी करने में मन लगता है, वो दिन रात उसी बारे में सोचते हैं, लेकिन जो अच्छाई करने के बारे में रहता है, वो दिन रात अच्छाई के बारे में ही सोचता है। तो एक बार जो राष्ट्रवाद का चस्का यूरोप के जनता में आ गया था, उदारवादी विचारों के माध्यम से, वो लाख उन पर जुल्म हो राजतंत्र के द्वारा, राजाओं के द्वारा, प्रतिक्रियावादी व्यवस्था के द्वारा। प्रतिक्रियावादी समझते हैं ना आप लोग, प्रतिक्रियावादी, जितनी पुरानी व्यवस्था है जो परंपरा के साथ हमारे साथ आ रहा है, तो हम उसके वैज्ञानिक तथ्यों को छोड़ देते हैं, लेकिन ऊपरी बातों को अपने साथ रखते हैं। अगर कोई उसका विरोध करता है तो प्रतिक्रिया में हम तुरंत जवाब देते हैं। इन द सेंस, समझने के लिए हम ये बता रहे हैं कि कोई गलती आप लोगों में है, किसी का गलती है, अरे आपने ये कर दिया। आप अगर उदारवादी नहीं है तो आप खड़े होकर तुरंत हमको जवाब दे दीजिए, अपना देखिए ना, यानी प्रतिक्रिया हुआ कि नहीं तुरंत। जैसे गांधी जी के बारे में कहा जाता है ना कि वो एक थप्पड़ खाते थे तो दूसरा गाल आगे कर देते थे, तो ये प्रतिक्रियावादी नहीं हुआ। लेकिन पलट के वो भी थप्पड़ मार देते तो क्या कहलाता, प्रतिक्रियावादी हो जाता कि नहीं। तो ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था होती है वो प्रतिक्रियावादी ही होती है। वो अपनी गलती स्वीकार कभी नहीं करते, अपनी आलोचना स्वीकार नहीं करते, जवाब देते हैं। तो ये जो चारों, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन जैसे देश प्रतिक्रियावादी रूढ़िवादी देश थे, वो नए विचारों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पा रहे कि अगर हम में क्वालिटी है, आम पब्लिक का बच्चा भी राजा बन सकता है, इसको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। जनता ही राजा चुनेगी, इसको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे। वो तो वही पुरानी व्यवस्था थी कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार, राजा का बेटा, बड़ा आदमी का बेटा ही बड़ा आदमी होगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर होगा। लेकिन क्या वर्तमान सरकारें ऐसी है क्या? अब तो सबको हर तरह की सुविधा दी जा रही है ताकि सब अपनी इच्छा अनुसार पद को प्राप्त करें। तो यह जो यूरोपीय कंसर्ट का आयोजन किया गया था, वह
इसमें सारा श्रेय ड्यूक मेटरनिक को ही जाता है और कहा जाता है कि 1815 से जिस समय नेपोलियन युग समाप्त हुआ उस समय से मेटरनिक युग की शुरुआत हुई। मेटरनिक जैसा चाह रहा था वैसा यूरोप में हो रहा। मेटरनिक के डर से कोई भी यूरोप का शासक उसकी नीतियों का विरोध नहीं कर पा रहा था। ठीक वही हाल हो गया था जो 1815 के पहले किसके समय हुआ था? नेपोलियन के समय। देखिएगा, कल भी चर्चा हम लोग किए, 1799 से 1815 तक का युग नेपोलियन युग के नाम से जाना जाता है और 1815 से 1848 तक का युग यूरोप में किसके नाम से जाना जाता है? मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिक ने जो व्यवस्था फिर से यूरोप में स्थापित की, क्या वहां की जनता उसे आसानी से स्वीकार करती? उन्हें तो एकता की भावना उनमें आ चुकी थी, वो संगठन का ताकत जान चुके थे। एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन लकड़ियों के गट्ठर को क्या तोड़ा जा सकता है? तो जनता अपनी ताकत को जान चुकी थी, इसलिए जनता भी मेटरनिक की व्यवस्था का विरोध करना शुरू कर दिया। और आप देखिएगा कि उसी के विरोध के 1810 में एक संस्था स्थापित हुई थी, कार्बोनरी। कार्बोनरी के बाद देखिएगा 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप, 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली। ये सब क्रांतिकारी संस्थाएं थी, क्रांतिकारी संस्थाएं थी। यानी क्रांति का अर्थ क्या होता है? बदलाव। ये व्यवस्था में बदलाव चाहती थी। कहने का मतलब कि मेटरनिक जो व्यवस्था यूरोप पर थोप रहा था उसके विरोध में ये संस्थाएं स्थापित हुई कि हम फिर से राजतंत्र में वापस नहीं जाएंगे, हम राष्ट्रवादी व्यवस्था के अंतर्गत गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र। आजादी के बाद हमारा भी देश क्या हुआ? गणतंत्र। 1950 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो उसी तरह वहां की जनता संविधान के द्वारा शासन अपने ऊपर होने देने के लिए तैयार थी, ना कि राजा की बातों को। क्योंकि राजतंत्र में क्या होता है? राजतंत्र में क्या होता है? राजा हमेशा कहता है कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांसीसी क्रांति 9th में आप लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े होंगे कि लुई 16वां, लुई 14वां कहता था कि मैं ही राज्य हूं और मेरे शब्द ही क्या है? कानून है। कहने का मतलब कोई लिखित बात नहीं है कि चोरी की सजा चाहे अमीर का हो या गरीब, अगर 6 माह की सजा अमीर को चोरी की मिलती है तो गरीब को भी 6 माह की सजा मिलती है। लेकिन राजतंत्र में क्या होता है कि जो अमीर होता है, राजा के परिवार का होता है, वो राजा के ऊपर निर्भर है। वो दरबार में देखेगा कि अरे ये तो हमारा सगा संबंधी है, तो चलो तुमको छोड़ दी, और ये हमारा सगा संबंधी नहीं, आम पब्लिक है तो उसको जेल में डाल दी। ये तो राजा का जबान ही का कानून हो गया। लेकिन संविधान होगा तो क्या होगा? जो संविधान में लिखा है कि किस जुर्म की क्या सजा होगी, चाहे वो कुलीन वर्ग का हो, चाहे पादरी या पुजारी वर्ग का हो, चाहे आम पब्लिक हो, सबको संविधान के अनुसार सजा हो। तो यही व्यवस्था हम ये कह सकते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था के विरोध में ये सारी संस्थाएं, क्रांतिकारी संस्थाएं स्थापित हुई और इन क्रांतिकारी संस्थाओं ने अपने अपने देशों में लोगों को जागृत रखा और इसका परिणाम हुआ कि 1830 से 1848 के बीच 1830 से 1848 के बीच यूरोप के देशों में अनेक क्रांतिकारी घटनाएं घटित होनी शुरू हो गई। यानी जनता जो थी
वो मैटरनिक व्यवस्था से को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तो 1830 हम देखेंगे कि 1830 में जो फ्रांस में हम देखेंगे कि 1830 में फ्रांस में एक क्रांति होती है जिसको हम लोग जुलाई क्रांति के नाम से जानते हैं। 10th में आप देखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है कि 1830 की जुलाई क्रांति क्या थी, इसके कौन कौन से कारण थे और इसके क्या परिणाम हुए। तो जुलाई क्रांति नाम से ही पता है कि निश्चित है कि जुलाई महीना में हुआ होगा, ठीक है। तो